नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियाँ। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और जिसमें संपूर्ण देश की लगभग 5.5% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, लेकिन पानी की उपलब्धता इस क्षेत्र में बहुत ही कम है। इसका अधिकांश भाग मरुस्थली है और बारिश भी बहुत ही कम होती है और इसी वजह से यहाँ के निवासियों और राजा महाराजाओं के द्वारा प्राचीन काल से ही इस पानी को संरक्षित करने के लिए ऐसे अपने परंपरागत तरीके और पद्धतियाँ अपनाई गई ताकि लंबे समय तक वर्षा के पानी को संरक्षित किया जा सके और उसका उपयोग किया जा सके। ऐसे ही उन तरीकों के बारे में, उन पद्धतियों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक पढ़ने में और समझने में जितना सरल है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसके हर पहलू को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको इस वीडियो से आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको समय पर ऐसे नवीनतम वीडियो मिलते रहें। हम बात करते हैं राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत जैसे नाड़ी, बावड़ी, टोबा, खड़ीन, झालरा, टाका, कुई या बेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं नाड़ी। नाड़ी पश्चिमी राजस्थान में, विशेषकर जोधपुर क्षेत्र में भूसतह पर बना हुआ, भूसतह जमीन पर बना हुआ तालाब की तरह एक गहरा गड्ढा होता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है और ये गड्ढा लगभग 3 से 12 मीटर तक गहरा होता है। पश्चिमी राजस्थान में हर गांव में कोई ना कोई नाड़ी अवश्य मिलती है और वहाँ का कोई भी संपन्न व्यक्ति या जिसके द्वारा इस नाड़ी का निर्माण कराया जाता था, उसी के नाम पर उस नाड़ी को जाना जाता है, उसी के नाम पर उस नाड़ी को नाम दे दिया जाता है। सबसे पहले 1520 में राव जोधा जी ने जोधपुर में एक नाड़ी का निर्माण कराया गया था और इन नाड़ियों में जो पानी इकट्ठा होता है वो पूरे वर्ष भर वहाँ के निवासियों के काम आता है। एक सर्वेक्षण में इस बात का पता चला है कि नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर वहाँ के पानी की कुल आवश्यकता का लगभग 35% से ऊपर की पूर्ति इन नाड़ियों के माध्यम से ही होती है। मतलब उस क्षेत्र में नाड़ियों की इतनी इम्पोर्टेंस है। इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, समय समय पर इनकी खुदाई भी की जाती थी। कहीं पर इन नाड़ियों को पक्का भी बनाया गया है। अधिकांश नाड़ियाँ कच्ची मिलती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन नाड़ियों को पक्का भी बनाया गया है। इसके अलावा बावड़ी, बावड़ी एक सीढ़ीदार वृत्त कुआं होता है जो वर्षा जल को इकट्ठा करने का काम तो करता ही करता है, इसके अलावा ये भूमिगत जल का भी बहुत बड़ा स्रोत होता है। इन में नीचे तक, पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई होती थी जिनके माध्यम से नीचे उतरा जाता था। इनके ऊपर, बावड़ी के ऊपर, इसके चारों तरफ कमरों का निर्माण कराया गया है। कहीं कहीं पर स्नानागार भी मिले हैं और इनका निर्माण मुख्य रूप से मंदिर है या किले हैं या मठे हैं, इनके नज़दीक बनाया गया है। राजस्थान में आभानेरी स्थान पर चांद बावड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। अपनी कलात्मकता के लिए विशेष रूप से ये बावड़ियाँ जानी जाती हैं। शेखावाटी और बूंदी की बावड़ियाँ, ये दोनों क्षेत्रों की बावड़ियाँ अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब उस समय के राजा महाराजा इन बावड़ियों का निर्माण बड़े ही अपने इंटरेस्ट के माध्यम से करवाते थे। और कालिदास के द्वारा मेघदूत नामक जो पुस्तक लिखी गई है उसमें तो बावड़ी निर्माण का उल्लेख भी किया गया है। और इसके अलावा अपराजित प्रच्छा भी एक ग्रंथ है जिसमें भी बावड़ियों के प्रकार बताए गए हैं। और इन बावड़ियों में जो पानी संग्रहित किया जाता था वो पीने के पानी या सिंचाई या दूसरे पानी के अन्य उपयोग में लिया जाता था और इनमें पानी का संचय बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। समय समय पर राजा महाराजाओं के द्वारा इनका निर्माण के साथ साथ इनका
जीर्णोद्धार या इनकी मरम्मत भी करवाई जाती थी और वास्तुशास्त्र के हिसाब से इन बावड़ियों का निर्माण कराया जाता था। इसके अलावा टोबा, टोबा एज ए नाड़ी, जैसे नाड़ी होती है वैसे ही टोबा, ये भी एक तालाब की तरह एक गहरा गड्ढा होता है। लेकिन नाड़ी और टोबे में एक साधारण सा अंतर ये है कि टोबा नाड़ी से अधिक गहरा होता है। नाड़ी कम गहरी होती है लेकिन टोबा अधिक गहरा होता है और इसका निर्माण ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर पानी का रिसाव बहुत ही कम हो, मतलब ऐसी भूमि जो पानी का रिसाव जहाँ से नहीं हो सके या हो तो बहुत ही कम हो, वहाँ पर इनका निर्माण कराया जाता था और एक टोबे से लगभग 30-40 घरों की पूर्ति हो जाती थी। इनमें वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। नाड़ी और टोबा बात एक ही है, बस साधारण सा अंतर यही है कि टोबा नाड़ी से अधिक गहरा होता है। इसके अलावा खड़ीन, खड़ीन का राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये खड़ीन ढाल वाली भूमि के नीचे की साइड में बनाई जाती थी और इसके दोनों तरफ पाल उठा दी जाती, मतलब दोनों तरफ यूं दीवार सी बना दी जाती और तीसरी तरफ पत्थर की पक्की दीवार बना दी जाती। इस तरीके से वो एक मिट्टी का अस्थायी तालाब सा बन जाता, बांधनुमा तालाब। पानी ऊपर से आता, दोनों तरफ से दीवार उठाई हुई है, तीसरी तरफ बड़ा पत्थर लगाया गया है और इस तरीके से वहाँ पर पानी का संग्रहण हो जाता था। अगर उसमें पानी ज़्यादा होता, ओवर होता, तो वो उस दीवार को फांद के या दीवार को कूद के आगे चला जाता और वहाँ आगे जाकर उस कुएं में संग्रहित हो जाता, उस कुएं में इकट्ठा हो जाता। इस खड़ीन का क्षेत्र लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक होता था और सबसे पहले 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इन खड़ीनों का प्रचलन प्रारंभ करवाया गया। उस समय जब इनका निर्माण किया जाता था तो इसके बदले में जब राजा इनका निर्माण करवाता था या वहाँ का कोई महाराजा या सेठ निर्माण करवाता था तो उनके बदले में किसानों से कुछ कर भी या कुछ हिस्सेदारी भी उनसे ली जाती थी। और जैसलमेर ज़िले में तो लगभग ऐसी 500 के आसपास छोटी बड़ी खड़ीन बनाई गई हैं और जिनसे ज़मीन भी सींची जाती है, मतलब इनमें इतना पानी इकट्ठा रहता है कि इनसे सिंचाई भी की जाती है। आज भी ये खड़ीनें वहाँ विकसित हैं और जब इनमें पानी की आवक अधिक हो जाती हैं तो ये उसको क्रॉस करके आगे जाके दूसरी खड़ीन में पानी पहुँचा देती हैं और जिस क्षेत्र में खड़ीन सूख जाती है उसमें नमी के आधार पर वहाँ पर फसलें बो दी जाती हैं। तो इन खड़ीनों का निर्माण सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कराया गया और 15वीं शताब्दी में इनका निर्माण कराया गया। इसमें जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, दो तरफ यूँ दीवार से उठा दी जाती है 3 से 4 मीटर ऊंची, तीसरी तरफ ऊंची पत्थर की दीवार बना दी जाती है। इस तरीके से तीनों तरफ से घिरा होने के बाद चौथी तरफ से जहाँ से पानी आ रहा है और वो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा टाका, टाका जैसा कि हमारे ग्रामीण इलाकों में अभी भी बनाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से ये एक गहरा टैंक होता है लगभग 30 से 40 फीट गहरा और जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसमें जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता है उस पानी को हम पालर पानी बोलते हैं। ये पीने में बहुत ही अच्छा होता है और पूरे वर्ष भर इसी पानी को पिया जाता है और जिस आंगन में इस पानी को बटोरा जाता है या इकट्ठा किया जाता है, जिस आंगन में से होके ये पानी आता है उसको हम आगोर या पायतान कहते हैं। उस आंगन को साफ रखा जाता है क्योंकि उसी के माध्यम से इस टाँके में पानी आता है। उस आंगन जहाँ से पूरा पानी इकट्ठा किया जाता है, बटोरा जाता है और वो वहीं से होता हुआ पानी उस टाँके में जाता है, उसे हम बोलते हैं आगोर या पायतान। इसके अलावा झालरा, झालरा ये आयताकार आकार का होता है और इसके तीनों सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, लेकिन इसका निर्माण मुख्य रूप से धार्मिक रिवाज और सामूहिक स्नान के लिए कराया गया है और इसमें जो पानी है वो इससे ऊपर जो
कोई भी तालाब है या झील है, वहाँ से जो रिसाव होता है, उस रिसाव से आने वाले पानी से झालरे में पानी आता है। मतलब जो झालरा है उसका खुद का कोई या बारिश का स्रोत नहीं है, ये तो जो इसके ऊपर जो परंपरागत स्रोत हैं वहाँ से जो पानी का रिसाव होता है और रिसाव होके जो पानी आता है वो झालरा में इकट्ठा होता है। 1660 में जोधपुर का महामंदिर झालरा प्रसिद्ध है, उसका निर्माण कराया गया था। आजकल ये जो झालर या झालरें हैं इनका प्रयोग बंद हो गया है, लेकिन प्राचीन काल में इनका निर्माण कराया जाता था और बावड़ियों की तरह ही इनका जो वास्तुशिल्प होता था, इनकी जो स्थापत्य शैली होती थी वो बहुत ही सुंदर होती थी। और ये ध्यान रखने की बात है कि झालरों का पानी विशेष रूप से धार्मिक रिवाजों के लिए काम में लिया जाता था। इसके अलावा कुई या जिसे हम बेरी भी कहते हैं, ये भी एक छोटा सा कम गहरा लगभग 10-12 मीटर गहरा एक कुआं सा होता है जो तालाब के पास जिसका निर्माण किया जाता है। तालाब के पास इसलिए कि वहाँ के रिसाव से ही पानी इसमें आता था, मतलब इसमें तालाब के रिसाव का ही पानी आता था कुई या बेरी में। और सुरक्षा के लिए इसके ऊपर इसको लकड़ी के फंटों से ढक दिया जाता था ताकि उसमें कोई व्यक्ति ना गिर जाए या कोई दूसरे जो अप्रयुक्त चीज़ें हैं, मतलब कोई गंदे पदार्थ उसमें नहीं गिर जाएं, इस वजह से उसको ढक दिया जाता था। और ये विशेषकर तालाब के नज़दीक बनाई जाती थी क्योंकि तालाब के जो रिसाव का पानी था वही इसमें इकट्ठा होता था। अब हम इनसे आए हुए कुछ प्रश्न देखते हैं कि जो कंपटीशन में आए हुए हैं इस सिंपल से टॉपिक से। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल स्रोत की मौजूदगी अधिक है। कंपटीशन में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए क्षेत्र में कौन से परंपरागत जल स्रोत की मौजूदगी अधिक है। झालरा, खड़ीन, टाका, कुई या बेरी। कुई बेरी एक ही है। इसका सही आंसर है कुई या बेरी। कुई या बेरी माना ऐसा जाता है कि 1987 में 1987 में जब राजस्थान में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, उस समय जब लगभग सभी प्रकार के संसाधन सूख गए थे, तब भी इन कुइयों और इन बेरियों में पानी आ रहा था और भारत पाकिस्तान की सीमा पर आज भी इनकी मौजूदगी बहुत अधिक है। इसके अलावा जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किस परंपरागत जल स्रोत का आविष्कार किया गया था। नाड़ी, खड़ीन, टाका, कुई या बेरी। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन का आविष्कार किया गया था। 15वीं शताब्दी के आसपास सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इनका प्रयोग किया गया था, इनका निर्माण कराया गया था। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन में। सिंपल सा प्रश्न है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। जगह का नाम दे रखा है नीमराणा, मौजपुर, आभानेरी, अजमेर। सही आंसर आभानेरी। आभानेरी नामक स्थान पर चांद बावड़ी स्थित है जो अपनी स्थापत्य कला के लिए, अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अंतिम प्रश्न जो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा गया है। नाड़ी, खड़ीन, टोबा, तालाब। 4 ऑप्शन दिए गए थे। हालांकि इस प्रश्न को आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया, इसे विवादास्पद मानते हुए कि इसमें से चारों के चारों साधन ही परंपरागत जल स्रोत के साधन हैं। लेकिन आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रश्न का सबसे नज़दीकी उत्तर कौन सा ऑप्शन है। नाड़ी, खड़ीन, टोबा या तालाब।